नमस्कार मित्रों, आज दिन में दूसरी बार आपके सम्मुख आ रहा हूं फेसबुक लाइव के माध्यम से। मामले कुछ ऐसा है कि पूरा बिहार हिला हुआ है और नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, जिन्हें लेकर मैं आपके बीच में आ रहा हूं, आपकी शंकाओं का जो समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आज शाम में बताया था, माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला आया था। नगर निकाय चुनावों में जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही गई थी, उस आरक्षण को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। सुनील कुमार बनाम बिहार सरकार या उज्जवल कुमार बनाम बिहार सरकार, और ऐसी 8-9 याचिकाओं पे समेकित रूप से आज पटना उच्च न्यायालय ने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं केवल एक समरी देना चाहता हूँ, अपना फैसला सुनाया था। उस फैसले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि आप निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि आप इसमें तत्काल नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें और जो सीटें ओबीसी या बीसी कैटेगरी की थी, बैकवर्ड क्लासेस की थी, उनको अनरिजर्व्ड मानते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें और चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अब इसके बाद तय था कि राज्य निर्वाचन आयोग इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा ही, चूंकि पटना उच्च न्यायालय का निर्णय था। पृष्ठभूमि आप जानते हैं। पृष्ठभूमि इस मामले की ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में एक फैसला दिया था, खास करके जो बहुत चर्चित मामला था विकास कृष्ण राव गवली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। उसमें बहुत सीधी बात कही गई थी कि साहब, जो पिछड़ों की परिभाषा है उसको पहले तय कीजिए। जो नौकरियों में पिछड़े लोगों के लिए जो शेड्यूल बना हुआ है, आप उसको हूबहू उसी सूची को, उसी शेड्यूल को नगर निकायों में अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत इकाइयों में चुनाव में लागू नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि जो नौकरियों में आरक्षण होता है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए होता है, जिसके लिए संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) है। लेकिन अगर नगर निकाय में अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत निकाय में आप चुनाव देना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान का आर्टिकल 243T है, जो राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों की बात करता है। राजनीतिक रूप से पिछड़े वो लोग हैं जिनको नगर निकाय चुनावों में, लोकल बॉडीज में या पंचायत चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए, ये पहचान कीजिए कि पिछड़ा वर्ग है कौन, और तब जाके उसको आरक्षण दीजिए। पहली बात थी कि अब आखिर इसकी पहचान करेगा कौन। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, गवली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कई मुकदमों में दिया था कि इसके लिए एक डेडिकेटेड कमेटी गठित होनी चाहिए। ये डेडिकेटेड कमेटी एक इंपीरियल इंक्वायरी करेगी पूरे मामले की, किसको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिला है या नहीं मिला है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व किसका है, और अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस वर्ग को पिछड़ा वर्ग मानते हुए एक पूरी सूची बनाएगी और उस पिछड़ा वर्ग को ही आपको आरक्षण देना है। अफसोस की बात है कि बिहार सरकार ने ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं किया, ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं की, और न ये जानने की कोशिश की कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार पिछड़े कौन हैं। पिछड़ों की कोई परिभाषा निर्धारित नहीं की गई, और जो नगरपालिका अधिनियम 2007 था, उसमें जो पुरानी परिभाषा थी 1991 के अधिनियम की, उसी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, जिसमें था कि जो नौकरियों में पिछड़े वर्ग हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उन्हीं को माना गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका था। तो राज्य सरकार को ऐसी बात नहीं थी कि समझ नहीं थी कि वो इस अंतर को नहीं समझ पा रही हो, लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग ने भी और राज्य सरकार ने भी ये कदम उठाया और चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। बायाप्ता ओबीसी के लिए उन्होंने और बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने आरक्षण दे दिया। इसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी पटना उच्च न्यायालय में, और पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि चूंकि ये ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करते, एक कोई डेडिकेटेड कमेटी की रिपोर्ट नहीं है कि कौन एक्चुअली बैकवर्ड हैं, इसलिए जब बैकवर्ड की डेफिनेशन ही नहीं डिसाइड है तो आप उनको आरक्षण क्या देंगे। तो एक फाइनल ऑर्डर आया था आज ही शाम में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपने जो रिजर्व सीटें कर रखी हैं, उनको आप नोटिफाई कीजिए सामान्य कोटि के लिए, और फिर चुनाव में आप जा सकते हैं। अब इसमें एक ताज़ा ऑर्डर इस फैसले के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग का आया है। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने अत्यावश्यक सूचना जारी की है
अपने लेटर नंबर 4685 से, जो मेरे कंप्यूटर के मॉनिटर पर है। और इसमें इन्होंने लिखा है, सभी जिला पदाधिकारियों, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिख के कहा है कि जो माननीय पटना उच्च न्यायालय में जो आदेश पारित किया गया 4 अक्टूबर यानी आज का, उसके आलोक में उन्होंने उसको रेफर किया है, जिसमें कहा गया है कि जो डायरेक्शन पटना हाई कोर्ट का था, द सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कैरी आउट द इलेक्शंस ओनली बाय इमीडिएटली री नोटिफाइंग द सीट्स रिजर्व फॉर द ओबीसी कैटेगरी, treating them as general category seats. Our direction similar in nature is based on the dictum of Honorable the Supreme Court. यानी कहा गया था कि आप जो ओबीसी या मतलब पिछड़े वर्गों के लिए आपने सीटों का आरक्षण दिया है, उसको जनरल सीटों के रूप में ट्रीट करते हुए आप इलेक्शन प्रक्रिया को बढ़ाएं। इस जो निर्वाचन आयोग ने इसके इस आदेश के आलोक में जो आदेश जारी किया है, उसमें क्लियर लिखा है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत न्यायादेश के आलोक में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया या तैयारी में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होने के फलस्वरूप प्रथम चरण के दिनांक 10 अक्टूबर 2022 एवं द्वितीय चरण के दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के मतदान को तत्काल स्थगित किया जाता है तथा स्थगित निर्वाचन अथवा मतदान की अगली तिथि पुनः कालक्रम में संसूचित की जाएगी। मतलब निर्वाचन आयोग ने इन दोनों दिनों पर, जो 10 अक्टूबर को मतदान होने वाला था और जो 20 अक्टूबर को मतदान होने वाला था, इन दोनों मतदान को स्थगित कर दिया है। अभी भी कुछ पेच हैं। पेच ये हैं कि कुछ ही दिनों में जो दूसरे चरण के जहां चुनाव होने हुए थे, जहां पर 20 अक्टूबर को मतदान होना था, वहां की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें निर्वाचन आयोग क्या करता है, इस बारे में भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात है कि अब इस परिस्थिति में क्या होगा, ये सवाल अक्सर लोग पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। मेरा इसमें जो मानना है कि अभी निर्वाचन आयोग के पास और राज्य सरकार के पास 2 विकल्प खुले हुए हैं। पहला विकल्प तो सीधा साधा दिखता है, वो विकल्प ये है कि साहब जो निर्देश है पटना उच्च न्यायालय का, उसको अक्षरशः लागू कर दें, एक फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिसमें कि जो पिछड़े वर्गों के लिए सीटें के लिए इन्होंने आरक्षण किया था, उसको फिर से मतलब सामान्य वर्ग के लिए कर दें और फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दें, जिनमें फिर से नया नामांकन हो, फिर नाम वापसी की नई तिथि हो और फिर उसके बाद स्क्रूटनी हो और नए सिरे से मतदाता चुनाव चिन्ह जो होते हैं, मतदान के जो चिन्ह होते हैं, उसको वितरित करें। ये सीधा रास्ता है और इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया 15-20 दिन में निपटाई जा सकती है। एक नया नोटिफिकेशन करके नई चुनाव प्रक्रिया 1 महीना तक लग सकता है इसमें, और इस तरीके से चुनाव कराए जा सकते हैं, जनरल सीट मानते हुए जो बैकवर्ड कास्ट के लिए जो रिजर्व कोटा था। दूसरा, राज्य सरकार का इंटरफेरेंस, जो दूसरी संभावना बनती है। राज्य सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए संभव है कि सीधे रास्ते को नहीं अपनाए, वो सीधे नोटिफिकेशन जारी करके पिछड़ा वर्ग की जो रिजर्व सीटें थी उनको अगर सामान्य कर दे तो शायद उसको वोट बैंक की अपनी राजनीति हो सकती है किसी भी राजनीतिक दल की। तो वो चाहेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में हम बीच में इंटरफेयर करें और यहाँ पर एक फिर से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को प्राप्त किया जाए। अगर ये रास्ता अपनाया जाता है तो तय जानिए कि चुनाव में समय लगेंगे, चुनाव प्रक्रिया लंबे समय तक के लिए टल जाएगी, क्योंकि एक कमेटी का गठित करना, और वो कमेटी भी आनन फानन में अपनी रिपोर्ट नहीं देगी, उसको इंपीरियल इंक्वायरी करनी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सीधे तौर पर कहता है कि आपको इंपीरियल इंक्वायरी करनी होगी कि किस वर्ग को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और ये जो रिपोर्ट होगी ऐसे नहीं होगी, आपको उसी कमेटी से लेना होगा। ऐसा नहीं है कि बीडीओ से मांग लिया, सीओ से मांग लिया, डीएम से मांग लिया कि साहब बताओ तुम्हारे यहाँ कितने लोग हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे नहीं, बाकायदा वो कमेटी ही इसकी इंक्वायरी करेगी। तो कमेटी का गठन होना, आयोग का गठन होना, उसके द्वारा बाकायदा इसके स्टडी करना, रिसर्च करना और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देना, अपनी रिकमेंडेशन देना। उसको 2 रिकमेंडेशन देनी होगी। पहला तो देना होगा कि साहब पिछड़ा वर्ग है कौन, और दूसरी रिपोर्ट देनी होगी, दूसरी रिकमेंडेशन देनी होगी कि इनको अब कितना आरक्षण देना चाहिए, और जो टोटल आरक्षण होगा वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग दूसरा रास्ता अपनाता है तो ये थोड़ा समय साध्य होगा। मुझे लगता है कि इसमें
समय लगेगा, 1-2 महीने या उससे ज़्यादा भी समय लग सकते हैं। ये ज़्यादा समय साध्य हो सकता है कि इस फाइनेंशियल अगले साल, अब 2023 में शायद चुनाव हो पाए, अगर ऐसा रास्ता अपनाया जाता है तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई कमेटी गठित होगी तो इतनी आनन फानन में 15-20 दिन के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। और जो पहला विकल्प मैंने बताया कि जो पटना हाई कोर्ट का निर्णय है उसको हूबहू पालन करते हुए और एक नया नोटिफिकेशन जारी करके, इसको 15-20 दिन में नया नोटिफिकेशन जारी करके नामांकन कराया जा सकता है और 1 महीने बाद चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया निष्पादित की जा सकती है। 2 विकल्प राज्य सरकार के पास है या निर्वाचन आयोग के पास है। तीसरे विकल्प पर चर्चा हो रही कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप किसी भी अदालत से के किसी भी फैसले से नाखुश हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उससे ऊपर की अदालत में जा सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो संभावनाएं क्या है? पहली संभावना तो ये है कि इतनी जल्दी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देगा क्योंकि 10 तारीख के पहले एप्लीकेबल हो सके। दूसरी बात है कि जो भी पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, ये बड़ा साउंड आदेश है, बहुत स्पीकिंग ऑर्डर है, जजमेंट है। इसमें इन सारे बिंदुओं को टच किया गया है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना आदेश दे दिया था। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को तय है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। बस ये टाइम खींचने की प्रक्रिया हो सकती है कि हम थोड़ा सा और लंबा खींच लें सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके। लेकिन जहां तक विधि विशेषज्ञों का सवाल है, खुद मेरा अपना सवाल है, या जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से कोट किया गया है, बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के तर्कों को जिस तरह से खारिज किया गया है, उसको पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा संभावनाएं राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग के लिए होंगी। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग बाकी 2 विकल्पों पर विचार कर सकता है, जिसमें पहला तो होगा सीधे नोटिफिकेशन निकालकर नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया को शुरू करा देना, और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि हम इस बीच में वापस से जो ट्रिपल टेस्ट की शर्तें हैं उसके अनुपालन के लिए एक कमेटी गठित करें जो कि पिछड़ों वर्गों के बारे में अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट के आने के बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल स्थिति यही है कि जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की जो प्रक्रिया थी, व्यवस्था थी, उसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है। उस प्रक्रिया को उसने रद्द कर दिया है। साथ ही पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप नया नोटिफिकेशन जारी करें और नया नोटिफिकेशन जारी करके आप जो अति पिछड़े वर्गों के लिए आपने सीट रिजर्व कर रखी थी उसे आप सामान्य वर्ग का मानते हुए ट्रीट करें। इसमें एक बात साफ है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व सीटें थी उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी पटना हाई कोर्ट ने, उस पर कोई विवाद भी नहीं था। जो सामान्य सीटें थी पहले से, उसके लिए भी कोई विवाद नहीं था। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है कि साहब आप उनका चुनाव करा लें बाकी सीटों का और एक बड़ा वर्ग को छोड़ दें आप। मसलन मान लीजिए मैं औरंगाबाद नगर परिषद की बात करूं तो यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद ओबीसी के लिए रिजर्व थे, तो और उसके साथ जो 20-22% जो सीटें होंगी वो रिजर्व होंगी ओबीसी के लिए। तो ये संभव नहीं था कि 2 चरणों में चुनाव कराओ, पहले वार्ड सदस्यों का चुनाव करा लो जो SC/ST के लिए रिजर्व हैं और सामान्य कोटि के हैं, उसके बाद में फिर जाकर के नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया शुरू करो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, और प्लस जो बचे हुए वार्ड हैं जो ओबीसी के लिए रिजर्व थे जिनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट करना है। ये प्रैक्टिकल नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि इसमें कोई विभाजन करके सेपरेशन करके 2 लेवल पे चुनाव कराए जा सकते थे, प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए निर्वाचन आयोग ने एक सही डिसीजन लिया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को रोका है। अब जो भी होगा संशोधन के बाद होगा। अब संशोधन क्या होता है, नोटिफिकेशन में संशोधन होता है या फिर कमेटी को बीच में लॉन्च करने की कोशिश की जाती है जिससे रिपोर्ट ली जाए, ये बातें भविष्य के गर्भ में है, कहना मुश्किल है। अब तक परिस्थितियां यही हैं कि चुनाव स्थगित हो चुके हैं। इतने सारे लोगों ने चुनाव प्रचार किया, चुनाव प्रक्रिया चली, सरकारी धन खर्च हुआ, चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी पैसे खर्च हुए, ये सारी प्रक्रिया व्यर्थ साबित हो रही है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढंग से पढ़ करके उस पर अमल करती या एक कमेटी गठित करके इस पर अपनी राय ले लेती, उस पर रिकमेंडेशन ले लेती, तो शायद इतनी परेशानियों से बचा जा सकता था। चलिए, राजनीति है, प्रशासन है, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।